हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर का पार्ट। स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर्स आते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों है ना, एक तीसरा होता है प्लेन मिरर जिसको हम स्फेरिकल मिरर नहीं बोलते हैं। इन दोनों को स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है ये हम सीखते हैं। ठीक है, इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। तो पहली बात तो यही उठती है, एक्चुअल में ये दोनों ही जो मिरर्स होते हैं इसको हम किसी स्फीयर का पार्ट मानते हैं। कैसे, ये देख लो। जैसे सपोज करो कि एक हॉलो स्फीयर है ग्लास का, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर ग्लास का है, हॉलो स्फीयर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है सपोज करो। इसको मैं क्या करूं, यहां से कट कर दूं, ठीक, यहां से अगर कट कर दूं, है ना, ये इस स्फीयर का सेंटर रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड को पॉलिश कर रहे हो। एक्चुअली मिरर बनाते टाइम अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसको अगर आप मिरर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको किसी एक साइड को हम क्या करते हैं, किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो इस साइड में हम एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल पेस्ट कर दें, है ना, बाहर वाले साइड में जो बल्जेस आउट, बाहर की ओर जो बाहर की तरफ निकला हुआ साइड है, अगर उधर आप एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल पेस्ट कर दोगे तो ये मिरर बन जाता है। हम यही करते हैं मिरर बनाते टाइम, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे और उसके एक साइड में क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कोई पेस्ट करते हैं, जिसमें बेस्ट रिफ्लेक्टर अगर कोई अच्छी क्वालिटी लोगे तो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर, बेस्ट रिफ्लेक्टर सिल्वर होता है। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का अगर मिरर होगा तो सिल्वर, अदरवाइज लोग एल्यूमिनियम वगैरह भी पेस्ट कर देते हैं। तो जिस साइड, उसको हम सिल्वरिंग भी बोलते हैं ना, जब आप इधर एक साइड में सिल्वर लगाते हो तो क्या बोला जाता है, सिल्वरिंग कर दिया या फिर पॉलिश कर दिया। तो एक इस साइड में अगर आपने पॉलिश कर दिया तो आप इधर से अपना फेस देखोगे, तो जिधर से आप अपना फेस देखते हो अगर वो ऐसे अंदर को धंसा हुआ है ना, जिसको आप बोलते हो बेंट इन साइड, अगर अंदर को जो धंसा हुआ साइड है इसको बोला जाता है बेंट इन साइड, बेंट इन साइड। तो बेंट इन साइड से अगर अपना फेस देख रहे हो तो ये कैसा मिरर हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर बोला जाएगा। ठीक है, जो बाहर की तरफ निकला वाला साइड है उधर अगर हम पॉलिश कर रहे हैं, सिल्वर लगा रहे हैं, तो इधर से फेस देखोगे, जो अंदर की ओर धंसा हुआ है जिसको हम बेंट इन साइड बोलते हैं, तो इधर जब फेस देखोगे तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है। अब इसी का उल्टा कर दो, अगर आप अंदर वाले साइड में सिल्वरिंग कर दो, ठीक है, ग्लास के अंदर वाले साइड में सिल्वरिंग कर दोगे तो इधर से अपना फेस देखोगे, जो बल्जेस आउट साइड है, बाहर की ओर निकला हुआ वाला साइड है ना। अब इधर से अगर फेस देखो, जिधर फेस देखते हो उसको बोलते हैं फ्रंट साइड, ये इसका फ्रंट हो जाएगा, और ये जिधर सिल्वर कर दिया वो बैक हो गया। ठीक, इसमें इधर से फेस देखोगे, है ना, फ्रंट साइड जो होता है वो स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब इधर कोई सिल्वरिंग नहीं है। ठीक है, बैक साइड में आपका सिल्वर्ड होगा, सिल्वर्ड। और ये जो कॉनकेव है इसमें देखो ये फ्रंट है, जो स्मूथ जिधर से आप फेस देखते हो वो स्मूथ साइड होता है, इसको बोलेंगे हम स्मूथ, और ये इसका बैक साइड है। तो फ्रंट और बैक भी हमें पहचानना जरूरी होता है, किसको फ्रंट, जिधर से आप फेस देखते हो वो हमारा फ्रंट साइड बोला जाता है, और जिधर सिल्वरिंग कर देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक साइड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है, और बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी सिल्वर है ना। तो एक एग्जांपल आपका दो जगह पे काम में आएगा, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी का बेस्ट कंडक्टर भी होता है सिल्वर। तो ये हमारा बेंट इनसाइड जो है अगर स्मूथ है तो ये हमारा जो मिरर बनेगा, ठीक है, अगर आप बेंट इनसाइड से फेस देखोगे तो वो बन जाता है कॉनकेव मिरर, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, इधर से अपना फेस देखोगे तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों ही मिरर क्योंकि एक स्फीयर को ही काट के बनाए गए हैं इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ टर्म्स हमें देखने होंगे, जैसे चाहे ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला मिरर हो, दोनों ही मिरर एक स्फीयर के पार्ट है, और उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उस पॉइंट को जो उस स्फीयर का सेंटर है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो कि मिरर में यूज होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो
आज हम लोग पूरा बोर्ड के पर्पज से रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड में ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ चुके हो, ठीक। तो हम थोड़ा सा स्पीड भी रखेंगे ताकि एक कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आती चले। तो ये जो हमारा मतलब चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव, दोनों ही किसी न किसी स्फीयर के पार्ट है। तो स्फीयर का सेंटर भी होता है, तो जो स्फीयर का सेंटर होगा, जैसे आप अगर स्मॉल पार्ट लेते हो ना, जिसको कर्वेचर बोलते हैं, कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोई चीज कर्व बोलते हैं, तो ये हमारा कर्वेचर है, ठीक है, कर्वेचर। तो इस कर्वेचर का सेंटर वही होगा जो इस स्फीयर का रहा होगा, है ना। तो यानी कि ये इस कर्वेचर का सेंटर है, तो इसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, क्योंकि इसी स्फीयर का ये भी मिरर है ना, इसी स्फीयर का ये भी पार्ट है, तो इसका भी सेंटर यही है, तो यानी कि इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा। अब यहाँ पे हमें एक बात और समझ लेनी होगी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके पीछे आ रहा है ना। ये जो पॉलिश वाला साइड होता है वो बैक साइड बोला जाता है। अगर कॉनकेव के लिए देखोगे तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो फ्रंट में आ रहा है, तो है ना। तो ये अगर हम कंबाइंडली दोनों को एक साथ बनाएं तब तो ऐसा देख सकते हो। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग बना लो। ये कॉनकेव मिरर है सपोज करो, और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में डिफरेंस देख लो भाई, है ना। कॉनकेव, इसमें जो केव टाइप का होता है, जो जिस साइड से आप देखते हो वो कैसा होना चाहिए, केव जैसा, ऐसे ही लोग याद रखते हैं, है ना। जो कॉनकेव होता है, जिधर देखते हो कैसा होता है, केव लाइक होता है, ठीक है, गुफा की तरह से। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और उसके दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। अब इसका ये बैक साइड है, इसका ये बैक साइड है ना, जिधर पॉलिश होगा वो बैक साइड, और ये हो जाएगा फ्रंट, फ्रंट हो जाएगा। अब इसका सेंटर किधर होगा बताओ भाई, ये इसका स्फीयर इधर रहा होगा, है ना, इसका जो स्फीयर होगा इधर रहा होगा, तो सेंटर कहाँ होगा, इधर कहीं। तो ये जो इस स्फीयर का सेंटर है वही इस कर्वेचर का सेंटर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। अब सेंटर से मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम स्फीयर का रेडियस बोलते हैं। इस स्फीयर का रेडियस अगर ये है, ठीक है ना, इस स्फीयर का रेडियस अगर ये है, तो इस कर्वेचर का भी रेडियस यही होगा, ठीक है। तो सेंटर से मिरर तक की जो डिस्टेंस है, अच्छा, मिरर का के जो सरफेस का सेंटर है, जैसे इस मिरर के, इसको बोलते हैं सरफेस का सेंटर, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर बोलते हैं, है ना, जिस पर लाइट आके फॉल करती है, ये जिस सरफेस पर लाइट आके फॉल करती है इसको अपर्चर बोलते हैं। तो इस अपर्चर का जो सेंटर होता है इसको क्या बोला जाता है, पोल, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपके सारे ही हो जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सारे हो जाएंगे, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस सारे रेडियस ही होता है। लेकिन हम लोग मिरर में यहां से यहां तक की डिस्टेंस यही हमें यूज में आती है, इसलिए यहां से यही डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करते हैं सारे ही। सेंटर से सरफेस तक जाने वाली हर लाइन जो है वो कितनी होगी, रेडियस के ही इक्वल होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सारे ही थे, लेकिन हमें जरूरत केवल इसकी होती है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर किधर। तो ये हम कैसे पता करेगा भाई, देखो ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा वो ऐसे रहा होगा, ठीक है ना, तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा। तो यानी अब इसका सेंटर यहाँ है तो ये रहा होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और इस सरफेस का जो सेंटर होगा, है ना, सरफेस मतलब इस अपर्चर का जो सेंटर होगा वो ये है, इसको क्या बोलोगे, पोल। तो पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का सेंटर। और पोल किसको बोलते हैं, पोल जो होता है वो एक्चुअल में ये जो बॉडी है ना, बॉडी का सेंटर, ठीक है ना, बॉडी का ये सेंट्रल पार्ट, इसको पोल बोला था। जैसे ये हैंड है हमारा, तो ये जो होगा ये हमारा पोल हो जाएगा। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाती है। अब यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखना कि
कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर वो बैक साइड में है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस होगी जो कि बैक साइड में, कॉनकेव का फ्रंट में होता है और कॉन्वेक्स का बैक में होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी भाई। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये टर्म्स दिए हुए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे आप डिफाइन करोगे, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इसका सेंटर कॉन्वेक्स का पीछे होता है और कॉनकेव का सेंटर आगे होता है। तो ये है ना, तो ये जो स्फीयर ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर इस मिरर का क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है या पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है और रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस होता है ना, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। ठीक है, तो दो टर्म्स हमारे हो गए। अब इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल फोकस को, है ना, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है, अब ये एक्चुअल में जब भी फोकस या फोकल पॉइंट की बात आए ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप ढंग से उस पर कंसंट्रेट होकर देखते रहोगे तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट क्या होता है, किसी भी आप लेंस भी पढ़ोगे है ना, मिरर भी पढ़ रहे हो, कभी भी फोकस की जब बात आती है तो उस पर हमें एक ही काम करना है। ठीक है, किसी भी चीज का अगर फोकस की बात करें तो आपको क्या करना है, पैरेलल रेज डाल दो उस पर। अभी क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की नहीं कर रहे हैं, तो केवल मिरर ही लेंगे। ठीक है, जब भी फोकस की बात आएगी तो आपको क्या करना है, देखो जब भी फोकस की बात आएगी आप बस पैरेलल रेज इस पर डालो। ठीक है भाई, पैरेलल रेज से डाल दो इस टाइप से। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी पैरेलल रेज। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट था इसको क्या बोला गया था, पोल। यहां पे भी लिख देते हैं, यहां पर भी लिख देते हैं पोल, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं था, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं था। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से पास हो जाए, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करे, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये भी हमें जानना होगा, हालांकि आप लोग जान रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में ही कर रहा हूं, है ना, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लेंगे। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब बात को समझो जरा सा, हो क्या रहा है कि हमें क्या करना है, अगर फोकस या फोकल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो पैरेलल रेज पहले आप लेके जाओ। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट कर जाएं, अब वो रियल में भी मीट कर सकती हैं या फिर आपको प्रोजेक्ट करके मीट कराना पड़ सकता है। ठीक है, अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही रिफ्लेक्टेड रे तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रोजेक्ट करके तब मीट कराना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे जो पैरेलल रेज हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से, या एक ऐसे, अभी तो हम फोकस को डिफाइन ही कर रहे हैं, तो जिस भी पॉइंट पर मीट करेंगे तो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ये क्या करता है, रेज को अंदर की तरफ मोड़ता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर इंसिडेंट रेज, ये जो रेज आके फॉल हो रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज को किधर मोड़ेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये रेज ऐसे कुछ है ना इनवर्ड टर्न हो जाएंगे। तो ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है।
ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आके मीट करते हैं किसी पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, फोकस या फोकल पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा जो है वो फोकल पॉइंट बोला जाता है। अगर फोकस से पोल तक की डिस्टेंस हमें निकालनी हो तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ मतलब फोकल पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस है ना, पोल और फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ से फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में बात करें, अब यहां पर ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये लाइट रेज जब पैरेलल लाइट आएंगी तो ये जब रिफ्लेक्ट करता है ना तो बाहर की तरफ टर्न कर देता है, बाहर की तरफ ऐसे। अब आप देखो जरा सा कि ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुई है तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी। कहा जाता है कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करती है वहीं फोकस होता है। अब ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो भाई दूर ही होती चली जा रही है, इधर तो मीट करेंगी नहीं। तो अगर इधर नहीं मीट करेंगी तो इन रेज को हम क्या करते हैं, पीछे प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे बैक साइड में। तो जहां मीट करेंगी इसको फोकस बोलेंगे। तो इसका जो फोकस है ये आपका रियल इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है, बल्कि रेज को हमें प्रोजेक्ट करना पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। ये जो फोकस होता है ये वर्चुअल है, और इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पर रेज रियल में आके मीट करती हैं, यहाँ पर तो कोई रे जाती नहीं भाई, रे यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होकर लौट आई। मिरर के पीछे कभी भी कोई रे नहीं जाती, इसीलिए मिरर के पीछे जब भी कोई भी चीज होगी उसको वर्चुअल नाम दिया जाता है, ठीक है। मिरर के पीछे जो कोई भी चीज बनेगी, जैसे इमेज बनेगी अगर मिरर के पीछे बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी, क्योंकि पीछे तो कोई रे जाती ही नहीं है। रे भाई हमेशा मिरर के सामने से डालोगे और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मिरर के पीछे तो कोई रहता नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसमें भी रेज आके लौट गई, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर रियल में इंटरसेक्ट कर गई है ना, जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसका फोकस कैसा होगा, रियल फोकस। अब जो है बात आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की कहानी देखो, जैसे अभी हमने क्या कहा था, फोकस, ये जिस पॉइंट पर रेज आके मीट करेंगी उसको हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है फोकल पॉइंट है, लेकिन फोकल पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। तो यहां पर फोकल लेंथ को मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूं और फोकल पॉइंट को कैपिटल एफ से, ठीक है। यहां पे डिनोट कर रहे हैं, कई बार हम फोकल लेंथ को भी कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल पॉइंट को स्मॉल एफ से, तो आप, ठीक है ना। तो किसी को किसी से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों ही लिए जाते हैं, बस दोनों को अलग अलग हम, अगर कैपिटल एफ फोकल पॉइंट के लिए ले लिया तो फोकल लेंथ के लिए हमने क्या ले लिया, स्मॉल एफ, ठीक। अब और भी चीजें हैं कुछ, ठीक है। अब 10th में तो डेरिवेशन है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सेकेंड, कि आपको देख के भी लग रहा होगा कि जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, ये जो डिस्टेंस थी इसको क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये वाली जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है। तो जो फोकल लेंथ, ये वाली जो लेंथ होती है वो इसकी आधी होती है ना। यानी कि जो ये फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ, ये इसकी, ये पूरा क्या था हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका क्या होता है, हाफ। या फिर ये बोल सकते हो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है इसका डबल होता है, इसका डबल होता है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R = 2F, फोकस का डबल कर दोगे तो R बन जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान में रखना, कभी जरूरत पड़ जाती है इसकी। अब यहाँ पे देख लो, उसी पर एक क्वेश्चन आ गया आपके आगे, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हम देखेंगे उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी हमने रखा हुआ है ना, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी चीजें। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कई बार बच्चे उल्टा बना देते हैं या पहचान नहीं पाते कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, बैक में, है ना। इधर ये स्फीयर बनाएगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब
मेरा ये जो सरफेस का सेंटर होगा इसको पोल बोलेंगे, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके जस्ट मिड पे एफ होता है ना, इसके जस्ट मिडिल पार्ट पर होता है फोकल पॉइंट। तो अब बोल रहा है मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, यानी कि ये चीज हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस कितना होगा? रेडियस अगर 30 है तो फोकस उसका आधा कर दोगे, है कि नहीं? तो F जो होता है वो क्या होता है? R का हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर दो, 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, इन ऑर्डर टू ड्रॉ रे डायग्राम, जैसे जब हम अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं, तो जब हम लोग इमेजेस बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी रेज लेते हैं जो पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करती है ना, कुछ ऐसी रेज हम वहाँ पर लेते हैं जो पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करती हैं। वैसे तो आप कहीं पे डालोगे तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी ही जाएगी, है ना, लेकिन कुछ रेज ऐसी होती है जो हमें पता होता है कि वो कहाँ से जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेशल रेज। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो ठीक है ना, 4 रूल्स हैं, तो ये 4 तरह की रेज हम लोग लेंगे कॉनकेव मिरर में। ठीक, या रुको, 2 कर लेते हैं, टोटल 4 लेना है हम लोगों को, तो 2 कॉनकेव ले लिया मैंने और 2 कॉन्वेक्स ले लिया। फिर यहां पर मैं 2 कॉनकेव ले रहा हूं, क्योंकि चारों हमें कॉनकेव में भी और चारों कॉन्वेक्स में भी रेज लेनी है। ठीक है, ये अब देखना भाई रूल्स क्या है। तो सबसे पहले में प्रिंसिपल एक्सिस जरूर ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में ही बातें करी जाती है। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ही खींचना है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके पास करे, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल से पास करनी चाहिए, ये पोल्स हो जाएंगे इनके। ठीक, अब आप सब लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा ये एक बार बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, इसका किधर होगा? ठीक है, इस पर थोड़ा गौर करो। ये पोल कॉनकेव मिरर का फ्रंट में होता है, तो यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का किधर होता है? बैक साइड में, तो यहां कहीं होगा। ठीक, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है और कॉन्वेक्स कहां होता है? बैक में। ठीक, तो ये हमने लिख दिया सेंटर ऑफ, यानी कि ये बोल सकते जिधर मुंह रहेगा उधर ही होगा, है ना, जिधर मुंह होगा सी उधर ही होता है। दे देखो, जिधर इसका मुंह है उधर ही सी होगा। ठीक भाई, इधर स्फीयर इधर ही बनता है, और स्फीयर का सेंटर ही क्या होता है? उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा तिरछा विरछा हो गया है तो वो सीधा ही माना जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सी रेज लेना है, 4 रेज, ये समझते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो पहली रेज हम लोग लेंगे पैरेलल। पैरेलल मतलब किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर पैरेलल रे है तो उसको हम लोग पैरेलल रे बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रे, अब अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि अगर पैरेलल रे डालोगे तो वो जिस पॉइंट से जाती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, है ना। पैरेलल रे डालोगे जिस पॉइंट से जाएगी उसको क्या बोलेंगे? फोकस। यहाँ पर पैरेलल रे डाला था, अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, तो ये किस पॉइंट से, एक्चुअल में कॉन्वेक्स में क्या होता है, रे जाती नहीं है बल्कि ऐसा लगेगा कि आ रही है। देखो एक्चुअल में आती भी नहीं है ना, यहां से जब आ रही है तो ये ऐसा लगता है जैसे रे यहां से आ रही है,
तो जिस पॉइंट से आती हुई लगती है, ऐसा बुक्स में लिखा मिलेगा आपको, है ना, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से रेज आती हुई अपीयर हो। अपीयर इसलिए क्योंकि रियल में यहां से नहीं आती भाई, रियल में तो रेज यहां से गई और यहीं से लौट गई, है ना, लेकिन हमें ऐसा लगेगा रे यहां से आ रही है, ये वाली रे भी यहां से आ रही है, ठीक। तो जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है कॉन्वेक्स में। वर्चुअल है तो वहां पर हम अपीयर वर्ड यूज करते हैं। तो यानी कि अगर पैरेलल रे डालोगे तो वो हमेशा जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, अगर पैरेलल रे डालते हो तो। अब कॉन्केव में तो आसान रहता है, बस कॉन्वेक्स में आपको दिक्कत आएगी भाई, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें अगर पैरेलल रे आई तो रिफ्लेक्ट होके वो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रेज को बाहर की ओर फैला देता है, रेज को फैलाता है, ठीक है ना, बाहर, ये अंदर की तरफ टर्न करता है, ये बाहर की तरफ। तो अब ये जो रिफ्लेक्टर रे है प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां पर कट करेगी वहीं फोकस होगा। तो अब इधर तो कट करेगी नहीं तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पीछे बढ़ाना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर आके मीट कर जाएगी वो फोकस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से आती हुई अपीयर होती है, ठीक है ना, और इसमें फोकस रियल में जाती है, इसमें आप बोल सकते हो ना यहां से जा रही है फोकस से, वहां पर ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स में हमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूल नंबर 1 कि अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आई तो फोकस से आएगी, इसमें जाएगी बोलेंगे, इसमें आएगी बोलेंगे। अब अगली रे लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर कोई रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, या फिर इसको थोड़ा सा रुको, इसको अगले रूल में लेते हैं, इसी का उल्टा पहले कर लो, ठीक है ना, इसका एक उल्टा रूल होता है, उसको ले लेते हैं फिर इसको लेंगे। अगर पैरेलल आई तो फोकस से गई, है ना, फोकस से, अगर रे फोकस से आए, है ना, एक रूल ये भी है 4 में, अगर कोई रे ऐसे आ रही जो फोकस से आ रही हो तब वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे हम, अब यही अगर कॉन्वेक्स मिरर में दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, कॉन्वेक्स में हमेशा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप इसको ढंग से सीख के जाओगे तभी कर पाओगे भाई, है ना। इन रेस की जरूरत हमें पड़ती है जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब, ठीक है। हालांकि बुक्स में तो सारी रेस लेते हैं, लेकिन मैं आपको जब इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो केवल 2 ही रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सबको हम नहीं लेंगे, बस 2 लेंगे, वही आपको सब में काम आएगा, उससे सारे डायग्राम बन जाते हैं, ठीक। तो सबसे सिंपलेस्ट वे हम इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, अगर फोकस से आई रे तो क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर में इस रे को कैसे दिखाओगे, सोचो जरा सा, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में इस रे को कैसे दिखाओगे, कुछ आइडिया लग रहा है, तो समझो जरा। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बैक साइड में होते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ पर फोकस होता है ना। अब यहां पर तो मैंने कहा कि फोकस से रे आ रही है, यहां पर आप फोकस से रे नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे लाइट तो डाली नहीं जाती, मिरर के आगे डाल सकते हो, पीछे नहीं डाल सकते, इसलिए ये रे पॉसिबल ही नहीं है, पीछे थोड़ी लाइट डालोगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे रे लेते हैं, ऐसे जो फोकस से जा रही हो, ऐसी रे डालो जो फोकस से जा सकती है, सामने ही डालना है। अगर कोई ऐसी रे जो फोकस से पास हो सकती थी, पीछे तो जाएगी नहीं, लेकिन हम उसके सीध में डाल रहे हैं, फोकस के अगर सीध में डाल रहे हो तब ये रे जो होगी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में रेज तो वैसी ही हैं, लेकिन कैसे डालना है रेज को वो आपको सीख के ही जाना पड़ेगा। कॉन्केव में दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्वेक्स में आपको हमेशा सीख के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्केव में तो कुछ भी नहीं है, फोकस से गई पैरेलल हो गई, लेकिन यहाँ पर फोकस से जाने वाली थी तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल दो रूल हो गए,
1 2, 2 कॉनकेव के लिए और 2 कॉन्वेक्स के लिए। तो रेज वही है, बस कैसे डालना है अलग अलग मिरर पे वो आपने सीखना है। अब आ जाते हैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है तब, ठीक है ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है तब क्या होगा, ठीक है। अगर फोकस से आई, अगर पैरेलल आई तो फोकस से हो गई, फोकस से आई तो पैरेलल हो गई, ठीक है। और अब यहां पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तब क्या होगा भाई, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तब क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आती है तो इसका रूल ये है कि ये उसी पर वापस चली जाती है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगी तो उसी पर सेम पाथ पर वापस जाती है, जैसे आई थी उसी पे चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ ये हमें समझना होगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पर वापस चली गई, सोचो जरा सा, ऐसा क्यों हुआ कि जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस चली गई, बोलो भाई। कुछ आइडिया लग रहा है, सोच के इसको मुझे बताइए आप लोग कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे कहीं से भी डालो, ऐसे डालोगे तो रिफ्लेक्ट करेगी तो इसी पर जाएगी, ठीक है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है तो वो उसी पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी, कैसे भी डाल दो। अगर ऐसे डालो, ये भी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके उसी पर वापस होती है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है ये बताओ। बोलो भाई। तो इसका एक रूल है, वो मैं आपको अलग से बता देता हूं। एक्चुअली ये प्लेन मिरर में ही ये रूल बताया जाता है कि अगर कोई कोई रे अगर नॉर्मली आ रही है, अगर मिरर पर नॉर्मली आ रही है तो वो उसी रास्ते पर वापस चली जाती है, ठीक है ना। ये मैंने प्लेन मिरर वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है, क्यों जाती है बहुत अच्छे से समझाया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि अगर प्लेन मिरर पर लाइट आई तो नॉर्मली तो उसी पर वापस होती है। तो कभी भी सरफेस कैसा भी हो, अगर नॉर्मली रे आ रही तो उसी पर वापस होगी। तो अब जैसे स्फीयर में एक मैच का रूल है कि कोई भी स्फीयर हो या सर्कल हो, उसके सेंटर से अगर कोई लाइन खींचते हो आप तो वो सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेंटर से पास होने वाली लाइन सरफेस पर हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। कहीं पर भी डाल दो आप, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये मैच का रूल है, सेंटर से जानी चाहिए। कहीं और से लेके जाओगे, मान लो यहाँ से, ये सेंटर नहीं, यहाँ से, अब इधर का एंगल आपका एक्यूट हो जाएगा, इधर का ऑब्ट्यूज, इधर का एंगल 90 छोटा हो जाएगा, इधर का बड़ा हो जाएगा। सेंटर से जाएगा दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। जैसे ये हमारा 180 डिग्री अगर है टोटल, तो आधा इधर आधा इधर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो नॉर्मली, है ना, तो अगर सेंटर से लाइन आ रही तो वो सरफेस पर कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और अगर नॉर्मल रे आएगी तो उसी पर वापस जाती है। तो वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से लाइट आ रही है, तो सेंटर से अगर लाइट आएगी, भाई ये भी तो स्फीयर ही था ना, तो सेंटर से आने वाली लाइट इस पर यहाँ पे कितना एंगल बना लेगी, 90। और अगर 90 बनाई तो फिर क्या होगा, लाइट उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, इसी रे को कॉन्वेक्स में कैसे डालोगे, यहां पर सेंटर से गई तो उसी पर वापस हो गई, है ना। सेंटर से आप ऐसे भी डाल सकते हो, अगर ऐसे गई तो ये भी देखो सेंटर से ही जा रही है, तो ये भी उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे को अलग कलर से ले लो भाई, ताकि आपको दिखे भी, है ना। जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पाथ पर बैक हो जाएगी, ठीक। अब यही रे अगर हमें कॉन्वेक्स में लेना हो तो कैसे लेंगे, अगर यही रे हमें कॉन्वेक्स में लेना हो तो कैसे लेंगे। तो कॉन्वेक्स में देखो जरा,
कॉन्वेक्स में भाई वही करना पड़ता है कि जैसे कॉनकेव में तो आप सी से लाइट डाल सकते हो, लेकिन कॉन्वेक्स में सी से डाल ही नहीं पाओगे क्योंकि उसका सी पीछे होता है और पीछे से कभी भी लाइट आप नहीं जलाते हो भाई। मिरर के पीछे टॉर्च जलाओगे क्या? नहीं ना। तो इसमें क्या करना होगा, एक ऐसी रे लो जो सी से जा रही हो, ऐसा अपीयर कराते हैं इसमें हर बार। क्या होना चाहिए? अपीयर। ऐसी रे लो जो सी से जा रही हो। यहां पर तो रियली में चली जाएगी लेकिन वहां पर रियल में नहीं जा पाएगी क्योंकि पीछे होता है। लेकिन अगर सी से रियल में जा रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद अगर सी से रियल में जा रही है ना, तो फिर यहां पर भी क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90-90 हो जाएगा सी से, है ना भाई। ये लाइन देखो ऐसे, इधर 90 इधर 90, सी से आ रही है भाई। ये मैथ में तो रूल लगेगा ही। यहां से यहां तक ये लाइन आपकी सी से गई तो दोनों साइड में स्फीयर पर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब इधर 90 इधर 90 तो इधर भी 90 हो जाएगा। अब नॉर्मली रे आई अगर सरफेस पर तो उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि अभी तो मैं समझा दे रहा हूं, आपको बस याद रखना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यही दो याद रखना होता है। अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो उसी पर वापस आ जाएगी। याद रखना है बस, है ना। ये रूल्स क्यों ऐसा हो रहा है ये मैं अभी तो डिस्कस कर दे रहा हूं, लेकिन आपको बस याद ही रखना है, उसने की जरूरत है। किसी से जाने वाली सी पर ही आती है, क्यों आती है मैंने बता दिया, लेकिन आप याद रखना कि सी से आने वाली रे सी से ही जाएगी। अब एक और ले लें अगर हम लोग कि मान लो एक और रे लेते हैं यूज में, जैसे मान लो कोई रे पोल से आ रही है ऐसे, ठीक है ना। अगर पोल पर फॉल हो रही है, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल लगता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अगर यहां पर लाइट आके फॉल हुई तो ये जो आपका है ये नॉर्मल का काम करेगा। ये हो गया नॉर्मल भाई। प्लेन मिरर में हम पढ़ते हैं, अगर कोई रे ऐसे आई तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो जितना एंगल ये होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके बाद ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो जाते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन। तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो है, अगर आई है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर भी एक नॉर्मल चाहिए। तो भाई अभी हमने यही सारी बातें करी हैं कि नॉर्मल सी से एक ऐसी लाइन खींच दो जो सी से आ रही हो, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो खुद ही सी से आ रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक नॉर्मल लाइन की तरह से बिहेव करता है। अब यानी कि अगर ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट हुई रे, तो इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो पोल पर लाइट आती है उसमें यही है भाई कि जितने एंगल बना के आएगी उतना ही एंगल बना के चली जाएगी, है ना। तो आपको बस याद रखना है, पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल गई, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पर जाएगी, और अगर पोल से आ रही है, ठीक है ना, अगर पोल से आ रही है तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स में भी आसान रहेगा। अगर ये हमारी कोई रे पोल पर आके फॉल कर रही है तो ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा हमेशा। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो नॉर्मल लाइन ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब जितना आई है उतना ही आर भी होना चाहिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें बस देखना होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्पेशल रेज है जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अब हम लोग उन्हीं रेज को यूज करेंगे, लेकिन हमें उतनी जैसे वहां पर तो बुक्स में आपको अलग अलग रेज यूज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किस वाले केस में कौन सी रेज लेनी है ना। अब कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस है और हर केस के लिए अलग अलग रेज याद करते हैं बच्चे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी हमेशा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सारे के सारे केसेस में केवल 2 ही रेज से काम चलेंगे, ठीक है ना। आपको अलग से हर केस के लिए अलग रेज याद नहीं करनी है, बस 2 रेज मैं बताऊंगा, उन्हीं को आप लेके सारे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो टोटल 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है इसमें कुछ रूल्स होते हैं ना।
अगर कोई ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रखोगे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के सामने रख रहे हो तो इसकी इमेज जो बनेगी, जैसे भाई प्लेन मिरर में हमने एक बात बताई थी, एक सेकेंड भाई, प्लेन मिरर में हमने एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। इरेक्ट है तो इरेक्ट ही बनेगी, यानी कि सब कुछ ऑब्जेक्ट के जैसा ही होता है ना। बस इसमें एक था, हमने कहा था इसमें लिटरल इन्वर्जन हो जाता है, ठीक। बस बाकी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, इरेक्ट है तो इरेक्ट इमेज, जितनी दूरी पर बन रहा है उतनी ही दूरी पर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं रखोगे, इमेज पता नहीं कितनी दूर पे बनेगी, सीधी होगी कि उल्टी होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, तो बहुत सारे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं, ठीक। तो पहला केस है अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर, बहुत दूर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, तो ये वाला केस बाकी के 5 से अलग रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो इसको आपको देखो भाई, है ना, F लिखा, उसके डबल पर क्या लिख दिया, C लिख दिया। अगर एक्चुअली ऑब्जेक्ट का किसको बोलते हैं, जहां से रेज आती हैं, ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जहां से रेज आती है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रेज इनफाइनाइट से आएंगी, और एक रूल होता है, ये भी याद कर लो आप, है ना, अभी याद करोगे, आगे चल के लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है, केवल 10th में नहीं, ये आगे भी बच्चों को पता नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अगर इनफाइनाइट से रेज आती है ना, ये रूल होता है, इसको याद करना, कभी भी इनफाइनाइट पर रे आ रही हो या इनफाइनाइट पे जा रही हो, दोनों ही केस में इनफाइनाइट से अगर रेज आती हो या जाती हो, रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती हैं, इनफाइनाइट पर जाने वाली रेज भी हमेशा पैरेलल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं जा पा रहा हूं, नहीं तो क्यों ऐसा होता है ये भी हम बात करते, ठीक। लेकिन फिलहाल अभी हम थोड़ा कंसाइज ही रखेंगे। अब देखो, जैसे इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो रेज कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से, है ना। तो इसका अगर बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम मैं आपको सिखा दे रहा हूं, एग्जाम में बना देना, ठीक है। इनफाइनाइट रेज को मैंने क्या बोला कि वो रेज कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, ऐसे। तो बहुत दूर से अगर रेज आती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं। अब यही, अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, पैरेलल अगर रेज आ रही है तो कहां से जाएंगी, फोकस से। ये वाली रे पैरेलल है तो कहां से जाएगी, फोकस से। ये वाली भी पैरेलल है, कहां से जाएगी, फोकस से। तो दोनों रेज फोकस पर मिल गई। ये कौन सी रेज है भाई, रिफ्लेक्टेड रेज है ये। तो इंसिडेंट रेज कहां से आती हैं, ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उसे नहीं दिखाया जाता है ना, आप चाहो तो यहां पे दिखा भी सकते हो, कुछ बुक्स में दिखाते हैं, कुछ में नहीं दिखाते हैं। ये रेज कहां से आ रही हैं, इनफाइनाइट से, जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसे बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप बनाना चाहो तो ऐसे ही बना दो, अदरवाइज ना बनाओ। अब ये रेज जो आ रही है वो ऑब्जेक्ट से आती हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं ये जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं इमेज। तो यहां पर मिली इमेज, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेंगी वही हमारा इमेज हो जाता है। तो ये क्या हो गई, इमेज हो गई, ठीक है। अब ये जो इमेज बन रही है आपको पता भी नहीं चल रहा है कैसी है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनती है ना, बहुत छोटी। तो इसलिए अब इस इमेज की जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही हमेशा इमेज की प्रॉपर्टी लिखी जाती है भाई, ठीक। तो इमेज, पहला तो पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज बनी कहां पे, तो इमेज कहां पे बन रही है, देखो फोकस पर। कहां बनी है, फोकस पर, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहीं पे बनेगी इमेज। तो फोकस पे मिल रही है इसलिए इमेज फोकस पर बन जाएगी। नेचर में क्या क्या लिखा जाता है, नेचर में लिखा जाता है ये जो रे है ये आपको दिख नहीं रही क्योंकि बहुत छोटी है, लेकिन ये होती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया मिरर के सामने चाहे जो भी चीजें होती है वो सारी रियल होती है। तो ये जो इमेज है वो मिरर के सामने बन रही है ना,
ठीक है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में इमेज को बना रही है, रियल में आके मिली है, देखो ऐसे गई और टकरा के यहाँ पे मिल गई, तो रियल में आके मिली है, इसलिए ये रियल इमेज हो जाएगी। ठीक है, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो ये याद रखना, ये इन्वर्टेड भी होगी। अब इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, अब इन्वर्टेड और इरेक्ट भी समझ लो भाई, है ना। कोई भी चीज जो होती है इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रखा तो इमेज ऐसे बन जाएगी, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा और इमेज ऐसे बन गई तो भी इन्वर्टेड, यानी जैसा ऑब्जेक्ट रख रहे हो अगर उसके उल्टा बन रहा है तो उसको इन्वर्टेड बोला। अगर आपने ऐसा रखा और ऐसे ही इमेज बनी तो इरेक्ट मानी जाएगी, ऐसे रखा और ऐसी ही इमेज बनी तब भी इरेक्ट मानी जाएगी। ठीक है ना। अब आपने अगर उल्टा रख दिया और उल्टी ही बनी तो उसको इन्वर्टेड थोड़ी ना बोलेंगे, उल्टा ही रखा और उल्टा ही बनी। ऐसे आपने उल्टा रखा और उल्टा ही बन गई तो उसको इन्वर्ट, भाई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ऑब्जेक्ट जैसा रख रहे हो उसके उल्टा अगर बन रहा है तब इन्वर्टेड इमेज बोली जाती है। अब साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ये बहुत ही छोटी इमेज बन रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसलिए क्या लिखा जाता है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड इमेज ये बनेगी भाई। ठीक है ना, हाई बहुत छोटी इमेज बनती है ये कॉनकेव मिरर से, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पर हो तब। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज आपको लिखने आनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, है ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है देखना। ये कॉनकेव मिरर के केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, टोटल 6 केसेस होते हैं। ठीक, ये पोल है। अब देखना आपको मैं केवल 2 ही रेज से सारे, यहां पे तो थोड़ा सा अलग लेना पड़ता है, ठीक है, इनफाइनाइट वाले केस में, बाकी में सारे एक ही जैसे हम 2 रेज लेंगे। ये पोल है मान लो, और ये है फोकस सपोज करो, और ये है उसके डबल पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को हम जैसे, अब क्या करें, ऑब्जेक्ट पहले वाले केस में इनफाइनाइट पे था, बहुत दूर था, अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आओ, तब देखते हैं इमेज का क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट को मान लो थोड़ा सा हम पास लेके आए यहां कहीं, तो इसको बोलेंगे सी, और इनफाइनाइट के बीच में बोल सकते हो या फिर बियॉन्ड सी बोल सकते हो, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अच्छा, सी जो होता है उसको 2f भी बोलते हैं, बियॉन्ड सी या फिर 2f। क्यों सी को 2f क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई जो ये डिस्टेंस होती है ना, ये इसकी डबल होती है, इसलिए इसको 2f भी बोला जाता है। इसके डबल डिस्टेंस पर होता है इसलिए 2f भी बोला जाता है। जनरली इसको लेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी मान लो ऐसा आ गया तो आप ध्यान में रखना कि इसको हम, इसका डबल डिस्टेंस होता है 2f भी बोलते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज, अब देखो जरा, अब इसमें क्या करना है, हमें 2 रेज लेना है, उन्हीं को याद कर लो आप, कौन सी 2 रेज हम हमेशा लेंगे। एक पैरेलल ले लेना हमेशा, ठीक है, और दूसरी लेंगे हम पोल से। ठीक है, लेने को तो आप और भी ले सकते हो, फोकस से ले सकते हो, ठीक है, बुक्स में आपको फोकस से ही मिलेगा, लेकिन फिर आपको हर बार अलग अलग याद रखना पड़ेगा। अब ये जो दोनों रेज हैं ये आप हर केस में ले सकते हो, ठीक है ना। अगर पैरेलल है तो कहां से जाएगी, सबने पढ़ा हुआ है, फोकस से। जो रिफ्लेक्टेड रे है, या रिफ्लेक्टेड रे का मैं कलर चेंज कर देता हूं, पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस से, रिफ्लेक्ट करी फोकस से गई। और पोल वाले रे में हमने क्या बताया था, इसीलिए वो रूल्स वहां पे मैंने बताए थे ताकि आप वहां पे याद रहो, यहां पे यूज कर सको कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल बनाते हुए रेज आपको निकालना है, ठीक है, ऐसे ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम। तो ये दोनों ग्रीन वाली हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज हमारी बन जाएगी, कहां पे मीट करी भाई, यहां पे, तो ये है इमेज, ठीक। अब देख के लिख दो, ये जो अगर आपको डायग्राम याद है तो इसको देख के लिख दो, इमेज की पोजीशन, मतलब इमेज कहां पे बन रही है। तो आप देखो जरा सा, C और F, ये C पॉइंट है, ये इनके बीच में बन रही है, तो आप क्या लिखोगे, बिटवीन C एंड F। इमेज कहां बन रही है, C और F के बीच में। नेचर ऑफ इमेज की बात करें
तो भाई देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअल में मीट करिए, रेज जाके एक्चुअल मीट करिए, तो एक्चुअल मीट करेगी तो रियल इमेज हो जाएगी, ठीक है ना। या अगर इन्वर्टेड आपको दिख रही है या मिरर के सामने, कई सारे हिंट होते हैं, मिरर के सामने है तब भी रियल बोल सकते हो, इन्वर्टेड दिख जाए तब भी रियल। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, ठीक है ना, इसका हेड देखो ऊपर है ना, इसका हेड नीचे है, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। इन्वर्टेड अगर है तो भी रियल होती है, मिरर के सामने बन रही है तब भी रियल होती है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल बोलते क्यों है, उसके पीछे रीजन यही है कि जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती है तो वो रियल होती है। साइज ऑफ इमेज अगर देखा जाए तो इससे छोटी है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी है, बहुत नहीं छोटी है, थोड़ा छोटी है, इसलिए यहां पर वर्ड यूज होगा डिमिनिश। डिमिनिश मतलब होता है छोटा, ठीक है। उस वाले केस में बहुत ज्यादा छोटी थी, भाई ऑब्जेक्ट तो हमने दिखाया नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दिखा भी दो तो उसके इमेज आपको पता ही नहीं चल रहा कि सब कैसे क्या बनी, बहुत पॉइंट साइज है, तो इसलिए यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब अगला केस ले लेते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले मैंने इनफाइनाइट पे लिया बहुत दूर, फिर थोड़ा पास ले आए तो उसको बोला गया बियॉन्ड सी, अब और पास ले आओगे, भाई यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, ये तो सारा बियॉन्ड सी ही बोला जाएगा, तो इसलिए हर जगह यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, बियॉन्ड सी तो हो ही गया। अब आप आगे बढ़ाओ यहाँ पे, तो जब यहाँ रख दोगे तो उसको बोलेंगे सी पर। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है, उन्हीं दोनों रेस को लेके हम देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान रहेगा भाई, ठीक है ना। मान लो ये है ऑब्जेक्ट, कहां पर रखा है, सी पर, ठीक है, और इसके हाफ पर हो जाएगा एफ। अब सी वाले में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, सी वाली इमेज हमसे बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि उसको बनाएं कैसे, क्योंकि कहीं का जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, अब यहाँ पे मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा बगल में लिख रहा हूँ, है सी यहीं पर, लेकिन साइड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सी वाले केस में इमेज वहीं पे बनती है और उतनी ही बड़ी भी बनती है, ठीक है ना, वहीं पर बनेगी और उतनी ही बड़ी बनेगी। तो इसमें आप बस ये थोड़ा सा अलर्ट रहना कि सी वाले केस में आप पहले ही इमेज उतनी ही बड़ी और उसी के जस्ट नीचे बना दो, ठीक है ना। अरे यार, ठीक, उतनी ही बड़ी इमेज उसी के जस्ट नीचे बन गई, पहले ही बना लेना तब रेस ड्रॉ करना, नहीं तो आपका रिफ्लेक्टेड रेस कहीं और मिल जाती है और वो बन नहीं पाता फिर, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आप जबरदस्ती फिर टेढ़ा मेढ़ा करते हो, तो पैरेलल रे लेंगे। और अब इसमें एक काम और भी कर सकते हो, पहले ही फोकस मत लिखो, नहीं तो देखना भी क्या प्रॉब्लम आएगी। पैरेलल रे अगर ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, फोकस से। अब ये अगर फोकस से जा रही तो जहां इमेज बन रही है वहां इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे, यहाँ आपका अगर मैं फोकस से ला रहा हूं तो रे दूर चली जा रही है, उसको टच ही नहीं कर रही हेड को, है ना। तो इसमें आपको बहुत गलत प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप यहाँ पे एक और याद रखना कि फोकस को भी पहले ना लिखो। अगर पहले लिख दिया तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, पैरेलल रे को वहीं से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें जहां ऑब्जेक्ट है इमेज वहीं बनती है, ये कंफर्म है। इसलिए आपको देखो पहले क्या करो, ऐसे बना लो। अब देखो, अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इमेज को टच करते हुए जा रही हेड को, और जहां इंटरसेक्ट करे वहां पर एफ लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाद में एफ को लिखो, ठीक है। पहले रे को खींच लो, क्योंकि यहाँ इसको टच करना जरूरी है, तभी यहाँ पे इमेज बनेगी। और पोल वाली, दूसरी पोल वाली में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पहले इमेज बना रखा है तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या करना है, जितना एंगल ये बना, अब आपको कोई नाप के थोड़े नहीं करना होता है ना, कि आपने यहाँ से मेजर करना शुरू कर दिया 30 डिग्री है, तो ऐसा कुछ नहीं, बस अंदाजे से ही करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कराना है, जहां इमेज बन रही है वहां पर इंटरसेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम, अगर आप सब कुछ एग्जैक्टली नाप के करोगे तो अपने आप ही बन जाएगा, लेकिन क्योंकि हम उसको नाप के नहीं करते हैं ना, रफली इतना टाइम होता नहीं है, तो आपको बस दिखना चाहिए लगभग, ठीक। तो ये हो गया हमारा, इमेज बन गई सी पर। अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे, कहां पर बनी है, सी पर। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, मिरर के सामने है, इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब रियल ही हो जाएगी, है ना, रियल एंड
इन्वर्टेड हो गई। और अगर साइज ऑफ इमेज की बात करें तो कैसी इमेज की साइज है, सेम साइज, सेम साइज। एक्चुअली इसका एक रूल होता है कि अगर इमेज की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, अगर ध्यान रखना कंपेयर करके ही होता है, रिलेटिव होता है, अगर इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो इमेज की साइज भी ऑब्जेक्ट से की साइज से ज़्यादा होगी। और अगर इमेज की साइज इमेज की डिस्टेंस अगर कम है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से तो साइज भी कम होगी। और अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की और इमेज की सेम है तो साइज भी सेम हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी है, तो डिस्टेंस सेम तो साइज भी सेम। ठीक है, इसमें देखो इमेज की डिस्टेंस कम है ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, तो इसलिए इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें ऑब्जेक्ट बहुत इन्फिनिटी पे था भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इमेज की डिस्टेंस बहुत कम है। भाई अगर इन्फिनिटी से कंपेयर करोगे तो इमेज की डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इमेज की साइज भी क्या हो गई, बहुत ही छोटी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, एक्चुअली इसका फार्मूला होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, V/U = I/O। ठीक है ना, V/U = I/O। तो इसका मतलब क्या है कि ये V और U जो होते हैं डिस्टेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज। तो जो साइज का रेशियो होता है वो इमेज डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है ना, जो साइज का रेशियो होता है वही रेशियो होता है डिस्टेंस का भी, इसलिए डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं भाई। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच में रखा हो तब कैसे बनाएंगे, तो मैं फटाफट कर देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। F और अब आपको जैसे वहां पे थोड़ा सा C वाले में बनती नहीं है, C वाले में ऑब्जेक्ट जहां बनी थी उतनी इमेज बना दो। ठीक है, वो पहले ही इमेज बना लो, अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब अगला केस है C और F के, ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आओगे तो कहां आ जाएगी भाई, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां C और F के बीच में कहीं पे भी, है ना, यहां कहीं पे भी रख सकते हो। तो अब रेज देखो, वही मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो कुछ भी नहीं करना है, एक पैरेलल रे लेना है और दूसरी पोल से ऐसे। ठीक है, अब पैरेलल वाली हमेशा फोकस से पास कराना है आपको, पैरेलल वाली को हमेशा फोकस से पास कराना है ऐसे। अब हमें पता पहले से होता है भाई, है ना, पता पहले से होता है, अगर C और F के बीच में रखोगे तो इमेज जो होती है वो बियॉन्ड C बनती है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए तभी बना पाओगे। तो बियॉन्ड C बनती है, इसका मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज बियॉन्ड C ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो वो आपके हाथ में है। पोल वाली रे कहाँ इंटरसेक्ट कराना है बताओ, अगर ऐसे कर दिया तो यहाँ कर रही है तो C और F के बीच में बन जाएगी इमेज। ठीक है ना, देखो अगर ऐसे कर दिया तो अभी C और F के बीच में बन जाएगी, तो इसलिए पोल वाली जो रे होती है इसको आप इधर उधर कर सकते हो। तो हमें ऐसे कुछ करना है कि वो C के पीछे चली जाए ऐसे बियॉन्ड से। ठीक, यहां पे इंटरसेक्ट कर गई तो यहां पर इमेज बन जाएगी ऐसे। ठीक, तो पोल वाली रे को आप थोड़ा सा एंगल कम ज्यादा करके ऐसा करो कि C के पीछे इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक, तभी इमेज बनेगी, क्योंकि है ना, अब ये एंगल सेम होते हैं, लेकिन आप क्योंकि रफली बना रहे हो तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बियॉन्ड C। अब देखो अब की बार इमेज की डिस्टेंस ज्यादा है तो साइज भी बड़ी होगी, अपने आप आपको दिख जाएगा। इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो इमेज की साइज भी ऑब्जेक्ट से क्या हो गई, ज्यादा। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड C। बियॉन्ड C हमारी इमेज की पोजीशन है। नेचर ऑफ इमेज, मिरर के सामने हमेशा मतलब इसमें सारे रियल और इन्वर्टेड होंगे, एक केस अभी आगे मिलेगा जिसमें वर्चुअल आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, बड़ी है तो इसको लिखा जाता है इनलार्ज्ड, इसको लिखते हैं इनलार्ज, या फिर इसको मैग्नीफाइड भी लिखा जाता है, मैग्नीफाइड। ठीक है, अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, अगर ऑब्जेक्ट F पर हो, अब देखो यहां पे
एक्चुअली जो इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं ना इंटरचेंज होते हैं। जब इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनी है? एफ पर। अब अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ बनी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो इमेज इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। किसमें? ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब ये कैसे बनाओगे भाई, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इमेज को आपकी बात बनाना है इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये मान लो एफ है और ये है सी। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? एफ पर। एफ पर ऑब्जेक्ट को रखना है तो एक पैरेलल रे ले लो। देखो हर बार मैं वही बोल रहा हूं, पैरेलल लो दूसरी पोल से, यही तो ले रहे हो आप, है ना? बस वही पहला केस अगर हम लोग छोड़ दें तो सब में यही ले रहे हैं, एक पैरेलल दूसरी पोल से। ठीक, और पैरेलल वाली को हमें क्या करना है? फोकस से पास करा देना है, ऐसे फोकस से पास करा दिया। अब हमें थोड़ा सा दिमाग में चीजें रखना होता है रेट को ड्रॉ करने से पहले। क्या कि जैसे समझ लो कि ये जो फोकस वाली इमेज है वो कहाँ बनती है? इनफाइनाइट पर। तो अगर इनफाइनाइट पर इमेज बन रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रेज पैरेलल रहेंगी, और अगर इनफाइनाइट पर इमेज है तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाती है। तो यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको पैरेलल कर दो ऐसे। ठीक है, ऐसा खींचो कि ये पैरेलल सी दिखे, इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पर। तो ये रूल मैंने पहले ही बताया था, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो चाहे इमेज, रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। अगर इनफाइनाइट पे इमेज है तो रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल होंगी, और अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रेस पैरेलल होंगी। ठीक है, अब की बार देखना जरा, क्योंकि इमेज बहुत दूर बन रही है, इमेज की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो साइज भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो साइज ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा? हाईली इनलार्ज हो जाएगा, हाईली इनलार्ज। ठीक है ना? तो देख लो भाई कैसे आपको बहुत सारी चीजें तो दिमाग में, अगर आपको बस पोजीशन पता है तो साइज अपने आप लिख सकते हो, बड़ी छोटी, है ना? अगर आपको लग रहा है बहुत दूर इमेज बन रही है तो साइज भी क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हाईली इनलार्ज साइज होगा। नेचर ऑफ इमेज मिरर के सामने है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो कहां पे बन रही है? इनफिनिटी पर बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? इनफिनिटी। ठीक है, अब एक केस और बच रहा है आपका। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, अब और पास, भाई पास ही करते गए ना हम लोगों ने। कितने केसेस हुए देखो, पहला इनफाइनाइट का लिया, फिर थोड़ा पास किया तो उसको बोला गया बियॉन्ड सी, फिर और पास किया तो सी पर आ गया, फिर और पास किया तो सी और एफ के बीच में आ गया, फिर और पास किया एफ पर आ गया। अब और पास करोगे तो फोकस और पोल के पास आ जाएगा, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच। तो ये लास्ट केस है, अब इससे और पास कहाँ कर सकते हो? ठीक है ना? तो ये हमारा लास्ट केस होता है 6 केस। तो फिर देखो वही रे, पैरेलल और एक पोल से, तो सबसे बहुत आसान है। ठीक है, बस ये दो रेज लो, बुक्स में पढ़ोगे तो फंस जाओगे। यहां पर पैरेलल वाली फोकस से लेके जाओ। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए भाई इमेज बनती कहां है। ये वाला केस ही सबसे अलग है कॉनकेव मिरर में। ये जो लास्ट केस है इसमें इमेज मिरर के पीछे बनती है, बाकी सारे में मिरर के सामने बनी थी। ठीक है ना? तो मिरर के पीछे अगर इमेज बनेगी तो इसका मतलब ये होता है कि जो इधर रेज मिली ही नहीं होंगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इधर मिलेंगी नहीं, तभी पीछे बनेगा। और कब नहीं मिलती? जब वो डाइवर्जिंग हो। अगर रेज डाइवर्ज कर रही हैं तभी नहीं मिलती। तो ये रेज अगर इधर नहीं मिल रही हैं तो इनको पीछे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं मिली तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और जहां मिल जाएंगी वहीं पर इमेज आपकी बनेगी। तो ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। अब यहां पर एकमात्र ऐसा केस है कॉनकेव मिरर में जबकि वर्चुअल इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर ही ऐसा है जो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। जैसे 3 तरह के मिरर हम लोग पढ़ेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और प्लेन ये दोनों केवल वर्चुअल ही बनाते हैं। कॉन्वेक्स और प्लेन केवल वर्चुअल ही बनाते हैं, और कॉनकेव जो है ये वर्चुअल और रियल दोनों बनाता है। यानी कि और दूसरे तरीके समझें
तो अगर रियल की बात करोगे तो केवल कॉनकेव बनाएगा, वर्चुअल तीनों बनाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों तो केवल वर्चुअली बनाते हैं और ये दोनों बनाता है, ठीक। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है भैया आपकी बार, इमेज कहां बन रही है, पीछे, बिहाइंड द मिरर बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलोगे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल है। अगर वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट भी होगी, सीधी हो जाएगी। तो वर्चुअल है और कैसी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज भी है। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इमेज जहां बन रही है वहां पर नहीं है, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्टेड रेज तो यहीं इधर है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये रेज यहां से आ रही है, देखो, ठीक है। एक ऐसे पॉइंट से रेज आती हुई दिख रही है जहां पर इमेज बन रही है, लेकिन वहां से रियल में तो आ नहीं रही है, या रियल में रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं, है ना। जैसे बोला था वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्क्रीन लगा दो जहां इमेज बन रही है तो उस पर इमेज नहीं बनेगी भाई, मिरर के पीछे लाइट जाती ही नहीं ना, वहां पर लाइट थोड़ी ना पड़ रही है, बस ऐसा अपीयरेंस हो रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज बोला जाता है। साइज की अगर बात करोगे तो बड़ी बन रही है तो क्या लिखा जाता है, एनलार्ज लिखा जाता है, ठीक है ना, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, एनलार्ज और मैग्नीफाइड, ये हो गया हमारा। अब ये मैंने एक टेबल भी बना रखा है, जो चीजें वहां पे लिखी थी ये टेबलेट फॉर्म में है, इसको आप देख लेना रटने के लिए, याद करने के लिए, यहां से है ना, वही चीजें हैं सारी की सारी। अब कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये एक ही टाइप की इमेज ही बनाता है, कहीं पे भी रखोगे वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस हैं। कॉन्वेक्स मिरर का एफ और सी किधर था, पीछे था भाई, है ना, एफ और उसके डबल पर सी। तो एक केस है अगर ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर हो, और इन्फिनिटी पे फिर वही बात देखो बार बार आ रही है ना आपका, यहीं पे रिवीजन का रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो कौन सी रेस पैरेलल रहेंगी, इंसिडेंट रेस, क्योंकि इंसिडेंट रेज ही ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इमेज इन्फिनिटी पर होगी तो रिफ्लेक्टेड रेस को पैरेलल करना होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इंसिडेंट रेस को पैरेलल करना होता है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि रिफ्लेक्ट कराते टाइम रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है ना। जब जो कॉन्वेक्स मिरर है वो रिफ्लेक्टेड रेस को क्या करता है, बाहर की तरफ ऐसे डाइवर्ज कर देता है। तो अगर डाइवर्ज कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक ऐसे। अब ये क्या रिफ्लेक्टेड रेज इधर मिलेंगी, नहीं मिलेंगी भाई, ये तो दूर ही होती चली जा रही है, इधर तो मिलेगी नहीं, और जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहीं इमेज बनती है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। तो जब पीछे बढ़ाओगे तो पैरेलल रेज हमेशा फोकस पे ही मिलती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये मिल जाती हैं आके फोकस पर, तो यहीं पर इमेज बन जाएगी। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इमेज की डिस्टेंस बहुत कम है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे है, तो इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बहुत कम है, तो साइज भी क्या हो जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है ना। साइज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पर, वो कैसी बन रही है वो दिखेगी नहीं, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे, एट एफ, इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो मिरर के पीछे है ना जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, तो वर्चुअल अगर होगी तो वो इरेक्ट भी होगी, आपको दिख नहीं रही है क्योंकि पॉइंट साइज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया हमारा। इन्फिनिटी पर अगर मिरर है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फिर इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है, अब इसमें देखो, इसमें आप ये नहीं कहोगे कि एफ पर है कि सी पर है, ये बातें इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसका सी और एफ पीछे होता है। अब पीछे तो आप रख नहीं सकते ना भाई, मिरर के पीछे कौन खड़ा होकर मुंह देखेगा, ठीक है।
आप मिरर के सामने रहते हो हमेशा, तो इधर कहीं मान लो रख दिया हमने नियर द मिरर, ठीक है। एक तो इन्फिनिटिव रख सकते हो या फिर नियर द मिरर, बस 2 ही केस होते हैं, ठीक है, नियर द मिरर। तो अगर नियर द मिरर रखोगे तो भाई क्या होगा बताओ जरा सा। अगर हम नियर द मिरर रख रहे हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज अब बना लेते हैं पहले, ठीक है। एक रे फिर से देखो, रेज यहां पर भी मैं वही लूंगा पैरेलल और दूसरी लूंगा पोल से, ठीक है। अब पैरेलल वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट कराना, ये रूल आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से जाए, फोकस से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। कैनवस में हमेशा अपीयर वर्ड यूज करना है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कहां से आ रही है, फोकस से, ठीक है। पैरेलल रे कॉन्केव में तो रियल में फोकस से जाती है, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, इसीलिए ये मैंने रूल पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। और दूसरी पोल वाली को क्या करना है, जितना ये एंगल उतना ही एंगल बनाते हुए इधर, है ना, आसपास उसी के होता इक्वल ही है, लेकिन आपको रफली ऐसे लगभग देख के बना दो। अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिलेंगी, वहीं इमेज बनेगी। तो वैसे देखोगे तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी ये है, तो इधर तो मिलनी नहीं है, तो पीछे बढ़ाओ। इस रे को भी पीछे बढ़ा दिया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, जहां मिल गई वहीं पर इमेज, तो ये हो गई इमेज, ठीक, खत्म हो गया। अब इमेज कहाँ बनी देखो, इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, तो पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन F एंड P, ये हो गया। नेचर ऑफ इमेज की बात करें, इमेज बन कैसी रही है, तो मिरर के पीछे है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट अपने आप हो जाएगी, ठीक है, देख भी रहे होगे आप। साइज क्या है इसमें, छोटी, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड, ठीक। तो ये है हमारा। अब इसकी भी टेबल अब याद कर लेना इसको, है ना। इसके बाद यूजेस क्या क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो यूजेस आपको खुद से पढ़ना है, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लो, मैं उसको बता दूंगा आपको।